426 देव बाबू आ गए। क्लब में सरगम एक लड़के के साथ डांस कर रही थी। वो लड़का सरगम के साथ डांस करता हुआ थोड़ा क्लोज हो रहा था और सरगम बार बार उसे खुद से दूर कर रही थी, लेकिन वो लड़का भी ढीठ था, बार बार सरगम को इधर उधर हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। फाइनली सरगम ने उस लड़के के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दे दिया और वो लड़का भी 4 कदम पीछे हट गया। उस लड़के ने फिर गुस्से में कहा, अंडरस्को, इतनी ही सती सावित्री हो तो ऐसे कपड़े पहनकर क्लब में क्यों आई? सरगम भी उस लड़के को देखकर गुस्से में बोली, अंडरस्को, मैं आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हो गई, और रही बात कपड़ों की तो ये मेरी चॉइस है। उस लड़के ने एक कतंज भरी हंसी के साथ कहा, अंडरस्को, चॉइस? तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। पहले छोटे कपड़े पहनकर क्लब में आती है, फिर हम जैसे लड़कों को सेड्यूस करती है, और जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सती सावित्री बन जाती है। लेकिन अब तुम्हारा ये नाटक ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। इतना कहकर उस लड़के ने सरगम का हाथ पकड़ लिया और सरगम को गुस्सा आ गया। सरगम ने खींचकर एक थप्पड़ उस लड़के के गाल पर जड़ दिया और लड़के का चेहरा एक साइड हो गया। उस लड़के की आंखों में भी गुस्सा उतर आया। उसने अगले ही पल सरगम के बालों को पकड़ा और उसे अपने साथ खींचता हुआ ले जाने लगा। और तभी देव की आंख खुल गई। देव सोफे पर बैठा बैठा सो गया था। उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने अपनी आंखें जैसे तैसे खोली तो उसे अपने सीने पर भार महसूस हुआ। संजना ने अपना सिर देव के सीने पर रखा हुआ था और उसके बटन को खोलने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही देव ने संजना को खुद से दूर किया और खड़ा हो गया। देव इस वक्त हल्के नशे में था। संजना ने उसे पानी में कुछ मिलाकर पिला दिया था। संजना हैरानी से देव को देखने लगी तो देव बोला, अंडरस्को, संजना, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अभी जाना होगा, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। संजना इरिटेट होते हुए बोली, अंडरस्को, इस वक्त कौन सी मीटिंग है, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आज हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। देव अपने होश में नहीं था और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि संजना ने ही उसे पानी में कुछ मिलाकर पिला दिया। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ सरगम थी। उस लग रहा था कि सरगम जिस लड़के के साथ क्लब में गई है वो लड़का उसके साथ बदतमीजी कर रहा होगा। अगर देव को थोड़ा भी अंदाजा होता कि सरगम और मीरा के साथ युग और कृष गए हैं तो वो शायद निश्चिंत होकर संजना के साथ वक्त बिता लेता, लेकिन अब उसके दिमाग में सरगम को लेकर टेंशन हो गई थी। देव संजना को समझाता हुआ बोला, अंडरस्को, देखो संजना, समझने की कोशिश करो, जाना सच में जरूरी है, वरना मेरे हाथ से करोड़ों की डील निकल जाएगी। संजना गुस्से में देव को देख रही थी। देव आज तक संजना के करीब नहीं गया था। संजना ने लाख कोशिश की थी, लेकिन देव कभी अपने संस्कारों के दायरे से बाहर नहीं आया, और आज जब संजना का प्लान लगभग सक्सेसफुल होने वाला था तब देव को होश आ गया। संजना मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, ठीक है तो चले जाओ, लेकिन अब कभी मेरे पास मत आना। इतना कहकर संजना रोने लगी। देव से संजना का रोना देखा नहीं जा रहा था, लेकिन फिलहाल तो उसके दिमाग में सिर्फ सरगम के अलावा कुछ नहीं था। देव थोड़ा सा आगे आया। उसने संजना के गाल पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को, कल बात करते हैं, अभी मेरा जाना सच में जरूरी है। इतना कहकर देव वहां नहीं रुका और सीधा घर से बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ सरगम मुंह बनाकर युग के साथ डांस कर रही थी और युग को सरगम की शक्ल देखकर हंसी आ रही थी। सरगम के नजरें बार बार गेट की तरफ थी, क्योंकि युग और कृष ने उसे विश्वास दिलाया था कि देव यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि उसके अंदर दिव्यांश का खून है। वहीं दूसरी तरफ मीरा कृष के साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर डांस कर रही थी, और कृष वो तो जैसे मीरा की खूबसूरती में खो गया था। लेकिन तभी कृष के दिमाग ने कहा, अंडरस्को, क्या कर रहा है? कृष बहुत छोटी है तुझसे, और सबसे बड़ी बात सरगम की बहन है, तो तू इसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। अगले ही पल कृष ने मीरा का हाथ छोड़ा और डांस फ्लोर से उतरकर बार काउंटर पर चला गया। वहां जाकर उसने सबसे पहले एक पैग पिया और फिर मीरा को देखा, जो हैरानी से कृष को ही देख रही थी। कृष के दिल में अचानक से बेचैनी होने लगी। मीरा बच्ची थी, उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आता था, लेकिन कृष को सब कुछ समझ आता था कि उसका झुकाव मीरा की तरफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर तक कृष अपनी बेचैनी को कंट्रोल करता रहा,
फिर उसने खुद को समझा बुझा कर तैयार कर लिया कि उसके और मीरा के बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा। मीरा छोटी है और उसे अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कृष बार काउंटर से उठकर मीरा के पास गया। उसने मीरा का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कहा, अंडस्को, बस मीरा बहुत डांस कर लिया और कुछ खा लेते हैं। मीरा ने हमें गर्दन हिलाई और कृष के साथ एक टेबल पर जाकर बैठ गई। कृष ने ऑर्डर दिया और थोड़ी ही देर में टेबल पर नूडल आ गए। कृष ने मीरा को इशारा करते हुए कहा, अंडस्को, चलो कुछ खा लो। मीरा ने हमें गर्दन हिलाए और नूडल खाने लगी। तब तक कृष मीरा को ही देखता रहा। वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नज़र गेट पर गई, जहां से अभी अभी देव ने एंट्री ली थी। देव की नज़र सरगम को ही ढूंढ रही थी। जब तक वो सरगम को सही सलामत नहीं देख लेता, देव चैन की सांस नहीं लेता। देव को देखकर कृष नज़र घुमाई तो उसे एक कोने में सरगम और युग डांस करते हुए दिखाई दिए। कृष ने जल्दी से फोन निकाला और युग को अलर्ट कर दिया। युग ने भी फोन चेक करके जेब में रखा और कृष की तरफ देखकर आंखों में कुछ इशारा किया और फिर दोनों ने ही अपने जेब में से रुमाल निकाल लिया। मीरा कृष को देखकर बोली, अंडस्को, मिस्टर रघुवंशी, ये आप क्या कर रहे हैं? कृष ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, तुम चुपचाप खाना खाओ और तमाशा देखो, समझी? मीरा ने ना में एक गर्दन हिला दी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ ऊपर ऊपर से जा रहा था। मीरा को तो किसी भी प्लान की कोई खबर थी ही नहीं। कृष ने अपने माथे पर हाथ रखकर मीरा को देखकर कहा, अंडस्को, बस तुम यहाँ चुपचाप बैठी रहो और रिएक्ट मत करना, समझी? मीरा ने इस बार हमें गर्दन हिला दी। कृष उठा और जाकर सरगम के साथ डांस करने लगा। सरगम कृष को देखकर बोली, अंडस्को, क्या हुआ, देव बाबू गए? कृष ने हमें गर्दन हिला दी। सरगम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसकी नज़रें देव को ढूंढने लगी। उसे देव मैनन गेट के पास दिखाई दिया और जैसे उसने देव को देखा, उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। और तभी युग ने सरगम के चेहरे को एक हाथ से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अंडस्को, मैडम इतना खुश मत हो, अभी उसके अंदर तुम्हें लेकर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हुई है, प्यार नहीं। सरगम युग को देखकर बोली, अंडस्को, मैं कुछ समझी नहीं। युग बोला, अंडस्को, मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो तुम्हारी समझ में न आया हो। वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर उसे पता होता ना कि तुम किसी अजनबी के साथ नहीं बल्कि मेरे और कृष के साथ क्लब आए हो, तो वो यहाँ नहीं होता बल्कि अपनी संजना के साथ बैट पर कबड्डी खेल रहा होता। ये सुनते ही सरगम की आंखें हैरानी से फैल गई और तभी कृष ने युग के सिर पर एक मारकर कहा, अंडस्को, कुत्ते, फिल्टर कर लिया कर फिल्टर, कम से कम यही सोच ले कि सरगम तेरी भाभी है। युग को अचानक अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी जीभ दांतों तले दबाते हुए कहा, अंडस्को, मेरा वो मतलब नहीं था, समझ रही हो ना? सरगम तो अभी भी आंखें फाड़े युग को ही देख रही थी और फिर उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। और तभी कृष बोला, अंडस्को, अब प्लीज ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट मत करो और जैसा प्लान किया था वैसा ही करो। युग और सरगम दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाए और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो गए। वहीं देव अब भी सरगम को ढूंढ रहा था। ये बात सच थी कि उसके अंदर सरगम को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ने जन्म ले लिया था। फाइनली देव ने सरगम को ढूंढ ही लिया। सरगम तो कृष और युग के साथ डांस कर रही थी। दोनों ने ही अपने चेहरे को रुमाल से बांध लिया था। कृष तो फिर भी सरगम से डिस्टेंस बनाकर डांस कर रहा था, लेकिन युग उसने सरगम का हाथ पकड़ लिया और सरगम भी खुश होकर युग के साथ डांस कर रही थी। लेकिन तीनों की नज़र देव पर थी। देव की आंखें इस वक्त गुस्से में लाल हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सरगम भी ऐसे कपड़े पहनकर क्लब में आएगी और तो और लड़कों के साथ डांस भी कर रही होगी। देव सीधा गया, उसने युग का कॉलर पकड़ा और खींचकर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। देव वैसे भी हल्के नशे में था, उसे नहीं पता था वो क्या कर रहा है। बस उसने युग का हाथ सरगम के हाथ पर देखा और उसे गुस्सा आ गया। पंच लगने की वजह से युग डांस फ्लोर पर गिर गया और डांस फ्लोर पर शांति छा गई। सरगम की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने एक्टिंग करते हुए देव से कहा, अंडस्को, ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरे दोस्त को ऐसे नहीं मार सकते।
देव ने सरगम की बाजू पकड़कर उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोला, अंडरस्कोप, बदतमीजी मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो? तुम जानती भी हो किस खानदान की बहू हो? रघुवंशी खानदान की, और रघुवंशी खानदान की बहू में छोटे कपड़े पहनकर क्लब में नहीं आती, और तुम क्लब में आई तो ऐसे घटिया लड़के के साथ डांस भी कर रही हो। चलो घर। इतना कहकर देव ने सरगम को खींचा तो सरगम अपनी जगह खड़ी रही और फिर उसने भी देव को अपनी तरफ घुमाया। गुस्से में बोली, अंडरस्कोप, तुमने मुझे ये तो बता दिया कि रघुवंशी खानदान की बहुएं क्या करती है और क्या नहीं, लेकिन ये नहीं बताया रघुवंशी खानदान के लड़के क्या करते हैं। तुम बाहर मुंह मारो तो ठीक, लेकिन मैं यहाँ अपनी मर्जी से क्लब आ गई तो तुम्हें बुरा लग गया, और तुमने मेरे दोस्त को मार भी दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? देव को सरगम पर गुस्सा आ रहा था। वही कृष ने देव को अपनी तरफ घुमाया तो देव ने बिना सोचे समझे एक पंच कृष को भी जड़ दिया और कृष भी जाकर सीधा युग के बराबर में गिरा। और फिर देव ने सरगम की आंखों में देखकर कहा, अंडरस्कोप, ऐसे आए मेरे अंदर हिम्मत। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे दोस्तों को कुछ ना कहूँ तो कह दो जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहे, वरना मार मार कर भरता बना दूंगा। कृष और युग दोनों के अंदर उठने की हिम्मत नहीं थी। दोनों ही जानते थे अगर वो गलती से भी उठे तो देव इस हालत में भी उन दोनों का बैंड बजा देगा। कृष ने आंखों में ही सरगम को इशारा किया तो सरगम गुस्सा करते हुए बोली, अंडरस्कोप, बस करो देव, बदतमीजी की हद होती है। तुम्ही ने कहा था ना कि मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। अब तुम मुझ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। देखो, मैंने तुम्हारा और संजना का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम भी मेरी आज़ादी को एक्सेप्ट कर लो। देव ने गुस्से में सरगम की बाजू फिर से पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखकर बहुत गुस्से में कहा, अंडरस्कोप, जब तक तुम रघुवंशी खानदान की बहू हो तब तक तो तुम्हें ये सब करने की परमिशन नहीं है। जिस दिन मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा उस दिन जहां जी चाहे वहां मुंह मार देना। ये सुनते ही सरगम, जो अब तक एक्टिंग कर रही थी, उसे सच में गुस्सा आ गया। उसने देव के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, अंडरस्कोप, तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम खुद बाहर मुंह मारते हो और मुझे इज्जत और बेइज्जती का पाठ पढ़ा रहे हो? अगर अपनी संजना से इतना ही प्यार था तो मेरी जिंदगी क्यों खराब कर दी? उसी से शादी कर लेते हैं। लेकिन तुमने उससे शादी नहीं की क्योंकि तुम्हें तो मेरी जरूरत है ना, तुम्हें तो मेरे बिना नींद नहीं आती। देव को गुस्सा आ गया। उसने सरगम के चेहरे को एक ही हाथ में पकड़कर उसके जबड़े को दबाते हुए कहा, अंडरस्कोप, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो? देव के ऐसा करने से सरगम की आंखों में पानी उतर आया। वही युग और कृष दोनों अब भी चुपचाप फ्लो पर पड़े हुए एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। 427 आलू की बोरी। देव ने अब भी सरगम का चेहरा कसकर पकड़ हुआ था और सरगम उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। देव को सरगम को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सरगम का चेहरा छोड़ दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर क्लब से बाहर खींचते हुए बोला, अंडरस्कोप, चुपचाप घर वापस चलो और आज के बाद मैं तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए ना देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरगम देव के साथ खींच रही थी। फिर उसने पलटकर कृष और युग को देखा। दोनों ने ही इशारों में कुछ कहा और सरगम दोनों के इशारे समझ गई। सरगम ने फिर अपना हाथ देव के हाथ से झटकते हुए कहा, अंडरस्कोप, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। इतना कहकर वो अड़कर खड़ी हो गई। देव ने पलटकर सरगम को देखा और सुलगती हुई आंखों से बोला, अंडरस्कोप, तुम चुपचाप चलोगी या मैं तुम्हें उठाकर लेकर चलूं? सरगम ने ना में एक गर्दन हिला दी। देव ने एक बार फिर सरगम को वॉर्न करते हुए कहा, अंडरस्कोप, सरगम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ सीधे नहीं चली तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। सरगम भी एक जिद्दी लड़की की तरह गुस्से में बोली, अंडरस्कोप, जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ है तो मेरी भी पर्सनल लाइफ है। ना मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूंगी और ना ही तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करोगे। लेकिन तुम मुझ पर हुक्म चलाने लगे जैसे मैं लड़की ना हो गई, गुलाम हो गई। देव को अब सरगम की बातों पर गुस्सा आ रहा था। उसने एक ही झटके में सरगम को कंधे पर टांगा और क्लब से बाहर जाने लगा।
क्लब में खड़े सारे लोग सरगम और देव का झगड़ा ही देख रहे थे। देखते ही देखते देव सरगम को कंधे पर टांगे वहां से ले गया और तभी युग और कृष दोनों खड़े हुए। उन्होंने अपने कपड़े झाड़े और क्लब में खड़े लोगों को देखकर बोले, अंडरस्को, तुम लोगों के घर में क्या पारिवारिक लड़ाई नहीं होती? सारे लोग युग और कृष की बात सुनकर इधर उधर देखने लगे और फिर अपने अपने काम में लग गए। कृष मीरा के पास आया। मीरा अब भी मुंह फाड़े बस नज़ारे ही देख रही थी। कृष ने अपना एक हाथ मीरा के छीन पर लगाया और उसका मुंह बंद कर दिया। कृष बोला, अंडरस्को, चलें, अब हमें भी घर चलना है। मीरा ने हमें गर्दन हिलाई और खड़ी हो गई और फिर वो तीनों क्लब से बाहर आ गए। वहीं दूसरी तरफ देव ने सरगम को गाड़ी में बैठाया और उसकी सीट बेल्ट लगाता हुआ बोला, अंडरस्को, चुपचाप बैठी रहो, नहीं तो मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। देव जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और थोड़ी देर में उसकी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। वही युग, कृष और मीरा तीनों एक गाड़ी में थे जो बिल्कुल देव की गाड़ी के पीछे थी। थोड़ी देर में दोनों गाड़ी रघुवंशी मैंशन के बाहर आकर रुकी। देव गाड़ी से उतरा लेकिन सरगम नहीं उतरी। सरगम भी जिद पर अड़ी हुई थी। वैसे भी युग और कृष दोनों का सपोर्ट सरगम को था, इसलिए भी सरगम में थोड़ी हिम्मत आ गई थी, वरना देव के साथ तो कभी ऐसा बिहेव नहीं करती। कहीं ना कहीं सरगम देव को भगवान के बराबर रखती थी, क्योंकि आज जो कुछ भी उसकी और उसकी बहन की जिंदगी थी वो सब देव की वजह से थी और देव और उसके भाइयों की वजह से तो न जाने सरगम ने कितने ही लड़कियों को एक खुशहाली जिंदगी दे दी थी। देव ने सरगम की तरफ का गेट खोला और उसे उतरने का इशारा किया। सरगम भी जानबूझकर हाथ बांधकर गाड़ी में ही बैठी रही। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरगम के चेहरे पर चमक आ गई थी, क्योंकि एक तो देव सरगम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगा था और इसीलिए वो क्लब आया था, और दूसरा आज देव संजना के साथ वक्त नहीं बिता पाया और यही सब सोचकर सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वही देव सरगम को गुस्से में देख रहा था। सरगम कैसे छोटे कपड़े पहनकर क्लब में गई, देव को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। देव ने एक बार फिर गुस्से में कहा, अंडरस्को, सरगम उतरो। सरगम ने नामे गर्दन दिला दी। देव ने एक बार फिर सरगम को हाथ पकड़कर गाड़ी से उतारा और अगले ही पल कंधे पर उठा लिया और फिर उसे लेकर मेंशन के अंदर आ गया। वहीं मेंशन की बालकनी में खड़े दिव्यांश और दृष्टि दोनों ही ये नज़ारा देख रहे थे। दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। दृष्टि ने दिव्यांश को देखा और दिव्यांश ने हैरानी से दृष्टि को। दृष्टि फिर मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, जैसा बाप वैसा बेटा, किसी को किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। उसे ऐसे लेकर जा रहा है जैसे वो बीवी ना हो हुई आलू की बोरी हो गई। इतना कहकर दृष्टि तो कमरे के अंदर चली गई। वहीं दृष्टि की इस बात पर दिव्यांश को हंसी आ गई। वही देव सरगम को लेकर बेडरूम में आ गया था। देव ने सरगम को बेड पर फेंका और उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोला, अंडरस्को, खबरदार अगर नीचे उतरने की कोशिश की, वरना सच कहता हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरगम कुछ बोलती उससे पहले ही देव ने फिर से सरगम को डांटते हुए कहा, अंडरस्को, तुम्हारे मुंह से एक और शब्द नहीं सुनना चाहता। जब देखो लड़ने के लिए तैयार रहती हो। यकीन नहीं आता सरगम की हमारी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने बीवी वाली हरकतें करनी शुरू कर दी। अब तो सरगम से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने अंदर की खुशी को कंट्रोल करते हुए गुस्सा करते हुए बोली, अंडरस्को, तुम कहना क्या चाहते हो? कौन सी बीवी वाली हरकत की? तुम्हारी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, लेकिन तुम मेरी लाइफ में टांग अड़ा रहे हो, जबकि मैंने तो खुशी खुशी तुम्हारा और संजना का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। देव ने अपनी दोनों उंगली अपने कान में डालकर सरगम को थोड़ा सा चिढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, मेरी बात सुनो, पक गया हूँ तुम्हारी ये बात सुन सुनकर। अब जाकर चेंज करो और अच्छी बीवियों की तरह चुपचाप सो जाओ, कल तुम्हें अपने अनाथ आश्रम भी जाना है। इतना कहकर देव वहां नहीं रुका और वहां से चला गया। उसके जाते ही सरगम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और तभी उसकी नज़र बालकनी पर गई, जहां युग और कृष दोनों खड़े हुए थे और दोनों ही सरगम और देव को देखकर खुश थे। सरगम जल्दी से बैग से उतरी और उन दोनों के पास गई। सरगम ने दोनों को हाई फाई दिया और फिर कृष को देखकर बोली, अंडरस्को, मीरा कहाँ है? कृष ने कहा, अंडरस्को, मीरा अपने कमरे में है,
मैंने उसे सुला दिया, लेकिन फिलहाल तुम मेरी बात सुनो, एक छोटा सा प्लान एग्जीक्यूट करना है। सरगम हैरानी से युग और कृष को देखने लगी, फिर वो अपना सलाइवा गटकते हुए बोली, अंडरस्को, और कोई भी प्लान है? दोनों ने हमें गर्दन हिला दी। उसके बाद युग ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सरगम को प्लान बता दिया। जैसे जैसे युग बोल रहा था, सरगम की आंखें हैरानी से फैल रही थी। सारा प्लान सुनने के बाद सरगम ने झटके से नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा, ये तो देव के साथ चीटिंग हो जाएगी, ये गलत बात है, आप मेरे देव को इतना भी परेशान नहीं कर सकते। सरगम की बात सुनकर कृष और युग दोनों एक साथ बोले, अंडरस्को, ओहो मेरा देव। सरगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। 2 ही दिन में सरगम ने देव को दिल में बसा लिया था। उसे पता भी नहीं चला कि वो किस हद तक देव से प्यार करने लगी है। तभी कृष बोला, अंडरस्को, देखो सरगम, ये सब तो करना ही होगा ना, तभी तो हमेशा के लिए देव संजना से दूर होगा, वरना संजना तो कभी ना कभी अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी। वो अपने प्लान में कामयाब ना हो, इसलिए तुम्हें ये सब करना ही होगा। सरगम ने फिर से नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, ये कोई तरीका नहीं है, ये तो गलत बात है, ये तो देव की शराफत का फायदा उठाना हो गया। युग ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारी और सरगम को देखकर बोला, अंडरस्को, संजना भी तो देव की शराफत का फायदा उठा रही है, और तुम तो फिर भी उसकी लीगल वाइफ हो, तुम क्यों नहीं उठा रही? अरे पहले तुम ही उसकी शराफत का फायदा उठा लो, ताकि संजना उठा ही ना पाए और एक बार देव के दिल में आ गया ना कि उसने तुम्हारे साथ नशे की हालत में गलत कर दिया, फिर वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। सरगम युग और कृष दोनों की बात मानना नहीं चाहती थी, लेकिन दोनों ने जैसे तैसे करके सरगम को कन्विंस कर दिया था। कृष ने फिर युग को देखकर कहा, अंडरस्को, तू चल, अभी मुझे तुझसे बात भी करनी है। दोनों ही बालकनी से आए थे और बालकनी से ही उतरकर चले गए। सरगम दोनों को देख रही थी, उसका दिल उसे ये सब करने की इजाजत नहीं दे रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और खुद से बोली, अंडरस्को, कृष भैया सही कह रहे हैं, संजना जब पराई होकर देव का फायदा उठा सकती है, तो मैंने तो फिर भी पूरे रीति रिवाज से देव से शादी की है, मेरा हक तो पहले बनता है। देव स्टडी रूम में था, उसे पता था कि उसे हल्का नशा हो रहा है और वो इस हालत में सरगम के सामने नहीं जाना चाहता था। उसे डर था कि उसके और सरगम के बीच में पहले ही इतनी लड़ाई हो गई है, ऐसा ना हो कि और ज्यादा लड़ाई हो जाए, इसलिए वो स्टडी रूम में आ गया था। वो स्टडी रूम की टेबल पर बैठा हुआ था और तभी कृष और योग दोनों कमरे में आए। दोनों के हाथ में बियर की बोतल थी। कृष ने बियर की बोतल देव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, क्या हुआ? अभी तो शादी को 2 दिन ही हुए हैं, लगता है बीवी ने कमरे से बाहर निकाल दिया। ये सुनते ही देव को गुस्सा आ गया और उसने कृष की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, सरगम को समझा ले, उसे रघुवंशी फैमिली के कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, वो आज किसी लड़के के साथ क्लब गई थी। युग बोला, अंडरस्को, यार तो क्या हो गया, तू भी तो संजना के साथ टाइम स्पेंड करने गया था, वैसे बता तो कैसा रहा तेरा क्वालिटी पीरियड। इतना कहकर युग ने देव की तरफ देखकर आंख मार दी और देव अंदर तक किलस गया। देव ने बियर की बोतल पकड़ी और उसकी 2-3 घूंट लेकर युग की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को, तू कुछ ज्यादा नहीं बोलता, इस घर में क्या सब सरगम जैसे हो गए हैं, जो बात बात पर बहस करने के लिए उतारू होते हैं। युग बोला, अंडरस्को, यार ये क्या बात हुई, मैंने तो सीधा सीधा पूछा है कि तेरा और संजना का क्वालिटी टाइम कैसा रहा, तू तो मुझ पर चढ़ ही गया। देव ने खुद को शांत किया और बोला, अंडरस्को, मेरे और संजना के बीच कुछ नहीं हुआ और प्लीज बार बार संजना का जिक्र मत किया करो। कृष शरीफ बनकर देव के पास बैठा और उसके कंधे पर हाथ मारकर बोला, अंडरस्को, यार हुआ क्या है, क्यों इतना चिड़चिड़ा हो रहा है? नींद आ रही है तो चला जाना, सरगम के पास तुझे सुला देगी। देव मुंह बनाकर बोला, अंडरस्को, मुझे नहीं जाना सरगम के पास, उसे इस बात का घमंड है कि मुझे उसकी जरूरत है। इतना कहकर देव ने बची कुची बियर भी पी ली। देव तो पहले ही नशे में था। कृष और युग ने अपनी अक्लमंदी दिखाते हुए उसे और थोड़ा नशे में कर दिया। युग ने देव की बाजू पकड़ी और उसे उठाकर बोला, अंडरस्को,
यार तू सरगम को इसलिए लेकर आया था ना ताकि तू चैन से सो सके, जा चला जा उसके पास, तेरे उसके बीच जितनी भी लड़ाई हुई हो, लेकिन सरगम अच्छी लड़की है, तुझे फिर भी अपने पास सुला देगी। देव ने हैरानी से युग को देखकर कहा, अंडरस्कोर, तुझे कैसे पता मेरे और सरगम के बीच में लड़ाई हुई है? अब युग चुप हो गया। तभी कृष बोला, अंडरस्कोर, अरे तू सरगम को उठाकर लाया था ना कंधे पर, हम उस वक्त बालकनी में खड़े थे, तुम दोनों को देखकर लग रहा था कि तुम दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है, तभी तो तू सरगम को कंधे पर उठाकर लाया था ना। देव को उन दोनों की बात पर यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो जिस कंडीशन में था उसे उन दोनों की बात पर यकीन हो गया। लेकिन देव ने इस बार पैर पटक कर कहा, अंडरस्कोर, मैं नहीं जाऊंगा, वो खुद को समझती क्या है। मैंने शादी से पहले ही उसे क्लियर कह दिया था कि मैं संजना से प्यार करता हूँ, उसके बाद भी वो मुझे चिढ़ाने के लिए क्लब चली गई। कृष ने पूछा, अंडरस्कोर, अच्छा तो एक बात बता, तू सरगम से प्यार करता है? देव ने ना में एक गर्दन हिला दी। कृष ने फिर पूछा, अंडरस्कोर, तो फिर उसके चिढ़ाने से तू चिढ़ क्यों गया? अब देव चुप हो गया, उसके पास कृष के सवालों का जवाब नहीं था। देव कृष से अपनी नजरें चुराने लगा। वही युग और कृष एक दूसरे को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। कृष बोला, अंडरस्कोर, देख देव, अगर घर में किसी को पता चल गया कि तेरे और सरगम के बीच में प्रॉब्लम चल रही है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो एक काम कर, सब कुछ भूलकर उसके कमरे में चला जा। देव ने गुस्से में कृष को देखा तो कृष बोला, अंडरस्कोर, अच्छा बाबा, जाकर काउच पर लेट जाना, मत जाना उसके पास। देव ने हमें गर्दन हिला दी और उस कमरे से निकल गया। 428 सरगम, तुम बहुत बुरी। देव अपने कमरे में आना तो नहीं चाहता था क्योंकि वो सरगम को फेस नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने भाइयों के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर वो अपने कमरे में आ गया। जब अपने कमरे में आया तो उसने सरगम को बाथरूम से निकलते हुए देखा। देव और सरगम ने एक दूसरे को देखा। देव सरगम को इग्नोर करता हुआ बालकनी में चला गया। सरगम ने अपनी अपनी कंधे उचकाए और जाकर बेड पर लेट गई। हालांकि ना तो नींद सरगम को आ रही थी और देव को तो नींद आती ही नहीं थी। देव बहुत देर तक बालकनी में ही चक्कर लगाता रहा, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक तो पहले ही संजना ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, ऊपर से उसके भाइयों ने भी उसे बियर पिला दी थी। उसका नशा अब दुगना हो गया था। थोड़ी देर बाद देव कमरे में आया। सरगम भी बेड से टेक लगाकर अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन चोर नजरों से देव को ही देख रही थी कि वो सोने के लिए कितना बेचैन हो रहा है। देव जाकर कोच पर लेट गया, लेकिन नींद तो देव से दूर थी। उसे खुद पर और सरगम दोनों पर गुस्सा आ रहा था और तभी सरगम ने देव को देखकर बड़े प्यार से कहा, अंडरस्कोर, आ जाओ, सुला दूंगी। देव ने मुंह बनाकर कहा, अंडरस्कोर, जरूरत नहीं है। इतना कहकर देव ने अपना मुंह फेर लिया और सोने की कोशिश करने लगा। वही आधे घंटे तक देव बेचैनी से कोच पर इधर उधर करवट लेता रहा, लेकिन नींद जैसे उसे दूर खड़ी हुई चिढ़ा रही थी। आखिरकार देव उठकर बैठ गया। सरगम ने अपने दोनों हाथ फैलाकर प्यार से अपनी तरफ बुलाने का इशारा करते हुए कहा, अंडरस्कोर, आ जाओ, सुला दूंगी। लेकिन देव ने एक बार फिर मुंह फेर लिया। सरगम ने अपना फोन एक बार फिर साइड में रखा, अपनी दोनों बाहें फैलाए और देव को देखकर बोली, अंडरस्कोर, आ जाओ, सुला दूंगी, लड़ाई कल कर लेना। देव ने मुंह फुलाकर सरगम को देखा तो फिर कोच से उठकर सरगम के पास आ गया। उसने सरगम को गले लगा लिया और फिर चिढ़ता हुआ बोला, अंडरस्कोर, तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। सिचुएशन का फायदा उठा रही हो, देख लेना एक दिन तुम भी मेरी जितनी ही बेचैन हो जाओगी। देव की बच्चों जैसी हरकतें देखकर सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने देव को कसकर गले लगा लिया और धीरे धीरे देव सरगम की बाहों में सो गया। सरगम भी देव की कमर को रब करती रही। अचानक ही सरगम की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि वो जानती थी कि शायद ही उसका और देव का रिश्ता दूर तक जाएगा, लेकिन ये भी जानती थी जब तक युग और कृष उसके साथ है तब तक तो देव उसके पास ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अनिरुद्ध का ट्रीटमेंट हो गया था और उसे वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया था। आराध्या अनिरुद्ध के पास बैठी हुई थी, उसकी आंखें अभी भी झरना बनी हुई थी।
आर्या ने कितनी बार आराध्या को चुप करवा लिया था, लेकिन आराध्या के आंसू तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अनिरुद्ध अभी भी बेहोश था। तभी डॉक्टर कमरे में आया तो शिवाय ने डॉक्टर से पूछा, अनिरुद्ध को होश कब आएगा? डॉक्टर ने अनिरुद्ध की रिपोर्ट चेक करके कहा, सुबह तक आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलेगा। शिवाय डॉक्टर से बात कर रहा था और आराध्या अपने भाई का हाथ पकड़े स्टूल पर बैठी हुई थी। डॉक्टर से बात करने के बाद शिवाय ने अभिमान की ओर देखकर कहा, आराध्या को यहाँ से लेकर जाओ, मैं और तुम्हारी माँ अनिरुद्ध के पास रुकते हैं। ये सुनते ही अभिमान हैरानी से अपने पापा को देखने लगा। वो अच्छे से जानता था कि आराध्या उसके साथ नहीं जाएगी। तभी शिवाय बोला, अभिमान तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आराध्या की हालत देखो कैसी हो गई है, जाओ इसे अपने साथ लेकर जाओ, मैं और आर्या यहाँ है, जब अनिरुद्ध को होश आ जाएगा हम तुम्हें फोन कर देंगे, आराध्या को लेकर आ जाना। अभिमान ने एक नज़र आर्या को देखा तो आर्या ने भी आंखों में ही अभिमान से यही कहा कि वो आराध्या को लेकर चला जाए। अभिमान आराध्या के पास आया और उसने उसकी बाजू पकड़कर प्यार से कहा, गिलहरी चलो चलते हैं, माँ पापा यहाँ रुक जाएंगे। आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा लेकिन फिर सिचुएशन को देखते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। अभिमान ने भी आंखों में आराध्या को वार्निंग दे दी और फिर प्यार से बोला, चलो पापा माँ भी यही चाहते हैं कि तुम यहाँ से चलो। आराध्या कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, बस अपने भाई को देख रही थी और तभी आर्या ने आराध्या को समझाते हुए कहा, हाँ बेटा जाओ थोड़ा आराम कर लो, जब अनिरुद्ध को होश आएगा तो हम तुम्हें फोन कर देंगे। अपने अंकल आंटी पर इतना तो भरोसा है ना कि हम तुम्हारे भाई का ख्याल रखेंगे। आराध्या ने हमें गर्दन हिला दी। शिवाय ने फिर आराध्या के सिर पर हाथ रखकर कहा, जाओ बच्चे चले जाओ, थोड़ा आराम कर लो, कुछ खा लो, जब अनिरुद्ध को होश आएगा हम तुम्हें फोन करके बुला लेंगे। आराध्या ने हमें गर्दन हिला दी और अभिमान आराध्या को लेकर अस्पताल से बाहर आ गया। अभिमान ने आराध्या को गाड़ी में बिठाया और कुछ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अभिमान गाड़ी ड्राइव कर रहा था और आराध्या बैठे बैठे सो गई। आराध्या पूरी रात नहीं सोई थी, बहुत ज्यादा थक गई थी, मेंटली भी और फिजिकली भी। थोड़ी देर बाद अभिमान ने गाड़ी रघुवंशी मैंशन के बाहर रोकी। अभिमान गाड़ी से उतरा और उसने आराध्या की साइड का गेट खोला, लेकिन उसकी हिम्मत आराध्या को उठाने की नहीं थी। एक ही सेकंड में उसकी आंखों के सामने कल रात की बातें रील की तरह घूमने लगी। अभिमान ने धीरे से आराध्या की सीट बेल्ट उतारी और उसे गोद में उठाकर मैंशन के अंदर ले आया। अभिमान जब आराध्या को गोदी उठाकर अंदर लेकर आ रहा था तो हीर अपने कमरे से निकलकर मंदिर की ओर जा रही थी। उसने आराध्या अभिमान को ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर वो मंदिर में गई और कान्हा जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, है केशव अब इन दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे। मेरा दिल तो पहले ही कहता था कि आराध्या हमारे खानदान की बहू बनेगी, लेकिन आज तो आपने मेरा कहा हुआ सुन ही लिया। बस अब इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे और ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही खुश रहे। अभिमान आराध्या को लेकर कमरे में आ गया। उसने बहुत प्यार से आराध्या को बेड पर लेटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। अभिमान के हाथ अचानक की आराध्या के गाल पर चले गए, जहां आंसू के निशान थे। अभिमान ने धीरे से आराध्या के गालों को सहलाया और फिर उसके माथे को चूम लिया। थोड़ी देर बाद अभिमान भी आकर सोफे पर बैठ गया। अभिमान ने अपनी आंखें बंद की तो उसे एक बार फिर हॉस्पिटल में हुई आराध्या के साथ बहस याद आई। अभिमान ने झटके से अपनी आंखें खोल ली और एक बार फिर आराध्या को देखा। अभिमान भी फिर सोफे पर लेट गया और देखते देखते उसकी भी आंख लग गई। वहीं दूसरी तरफ नित्या कपूर अपने बंगले के बार काउंटर के पास खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक ड्रिंक का गिलास था और उसके सामने राघव के साथ साथ उसके हायर किए हुए सारे बॉडीगार्ड सिर झुकाकर खड़े हुए थे। नित्या ने राघव की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, कितने दिन हो गए लेकिन उस लड़की का कुछ भी आता पता नहीं चला। राघव, तुमने मुझसे कहा था कि तुम उस लड़की को ढूंढ कर ला कर दोगे, कहाँ है वो लड़की? एक अधमरी कमजोरी सी लड़की तुम लोगों की चुंगल से कैसे भाग सकती है? राघव कुछ नहीं बोला। उसके साथ खड़े हुए बॉडीगार्ड भी चुपचाप गर्दन झुकाए हुए नित्या की बात सुन रहे थे।
नित्या ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास राघव की तरफ फेंका और वो गिलास सीधा राघव के बाजू पर आकर लगा, लेकिन राघव ने अब भी गर्दन उठाकर नित्या को नहीं देखा। नित्या एक बार फिर चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को, सब के सब निकम्मे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग उस लड़की को ढूंढ नहीं पाओगे? तो वो लड़की मुझे मिलेगी नहीं। तुम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से मेरी कितने सालों की मेहनत बर्बाद हो गई, मेरा बदला अधूरा रह गया। मैं चाहती तो शिवाय रघुवंशी को अपने सामने नाक रगड़ने पर मजबूर कर देती, लेकिन तुम लोगों की लापरवाही की वजह से वो लड़की हमारे हाथ से निकल गई। अब यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह मत देखो, जाओ यहाँ से ढूंढो उस लड़की को, और अगर इस बार खाली हाथ वापस आए तो तुम सबको एक एक करके मौत के घाट उतार दूंगी। इतना कहकर निया ने बार काउंटर से एक बोतल उठाई और बॉडीगार्ड की तरफ फेंक दी। राघव सिर झुकाकर अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। बाहर आते ही राघव ने अपने साथियों को देखकर कहा, अंडरस्को, जी जान लगा दो, उस लड़की को कहीं से भी ढूंढ कर लाकर दो, वरना मैडम तो हमें जिंदा चबा जाएगी। तभी एक दूसरा बॉडीगार्ड बोला, अंडरस्को, लेकिन राघव एक बात समझ नहीं आती, वो लड़की ठीक से चल भी नहीं पाती थी और कमजोर तो बहुत ज्यादा थी, ना उससे ठीक से बोला जाता ना खाया जाता, और वो तो बाथरूम भी जैसे तैसे यूज करती थी, फिर वो यहाँ से भाग कैसे सकती है? अभी दूसरा बॉडीगार्ड बोला, अंडरस्को, हाँ ये बात मुझे भी समझ नहीं आती, ऐसे कैसे हो गया, वो लड़की अकेले कैसे भाग सकती है? और देख तो यहाँ से भगाने के लिए उसे किसी न किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत तो पड़ी होगी, बाइक गाड़ी कुछ तो होगा जिससे वो भागी होगी। मुझे लगता है वो भागी नहीं बल्कि उसे भगाया गया है, या फिर कोई उसे यहाँ लेने आया था और वो उसके साथ चली गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी राघव बोला, अंडरस्को, हाँ समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग पहले भी तो साथ में ड्रिंक करते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उस दिन हम सब ने साथ में ड्रिंक कर ली और किसी ने इस बात का फायदा उठा लिया और उस लड़की को लेकर चला गया। खैर ये सब सोचने का वक्त नहीं है, तुम सब जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन उस लड़की को ढूंढ कर ला कर दो, वरना सच में नित्या मैडम तो हमें बख्श भी दे, लेकिन मैडम के पति हमें नहीं बख्शेंगे। उद्धरण चिन्ह। सबने राघव की तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिलाई और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से चले गए। राघव भी एक गाड़ी में बैठकर चला गया, इन सब से बेखबर कि नित्या उस बंगले की बालकनी में खड़े होकर उन सब की बातें सुन रही है। और तभी नित्या खुद से बोली, अंडरस्को, राघव, अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरे साथ दगा किया है तो मैं तुम्हें मौत के ऐसे दर्शन करवाऊंगी कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उस लड़की को लेकर ही वापस आओ। राघव वहां से सीधा अपने फ्लैट में आया और आकर उसने गुस्से में चाबी टेबल पर रख दी और खुद सोफे पर बैठकर आंखें बंद कर ली। राघव के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन कुछ भी था, उसने शिवांगी को बचा लिया था, माना नित्या बदले की आग में शिवांगी की बची कुची जिंदगी भी बर्बाद कर देती। हालांकि शिवांगी ना तो जिंदा थी और ना ही मरी हुई, कुछ भी तो नहीं पता था। शिवांगी को बस एक ही बात दोहराती रहती थी, शिवाय मॉन्स्टर है। और तभी राघव के कान में उस कमरे में से आवाज आए जिसमें उसने शिवांगी को बंद कर रखा हुआ था। राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ, उस कमरे में जाकर देखा तो शिवांगी इधर उधर चक्कर लगा रही थी, उसके कपड़े भी नीचे से गीले और गंदे थे। राघव समझ गया कि शिवांगी ने ठीक से वॉशरूम नहीं किया। राघव पहले से ही बहुत परेशान था, ऊपर से शिवांगी को ऐसे देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे शिवांगी में एक छोटी बच्ची नजर आती थी और इसीलिए वो चाहकर भी शिवांगी पर गुस्सा नहीं कर पाता था। उसने शिवांगी का हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम के पास ले जाकर अंदर की तरफ हल्का सा धकेलते हुए बोला, अंडरस्को, जाओ जाकर ठीक से नहा लो, तुम गंदी हो गई हो। शिवांगी ने राघव को देखा और बोली, अंडरस्को, शिवाय मॉन्स्टर है। राघव ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ शिवाय मॉन्स्टर है, लेकिन अभी तुम ठीक से नहा लो। इतना कहकर राघव ने वॉशरूम का गेट हल्का सा बंद कर दिया, फिर कबर्ड में से एक लोअर टी शर्ट निकालकर बेड पर रखा और थोड़ा तेज आवाज में बोला, अंडरस्को, ये लड़की बाहर कपड़े रखे हुए हैं, नहाने के बाद इन्हें पहन लेना। शिवांगी बाथरूम में से बोली, अंडरस्को, शिवाय मॉन्स्टर है। राघव ने कसकर आंखें बंद कर ली और बोला, अंडरस्को, हाँ शिवाय मॉन्स्टर है,
लेकिन जो मैंने कहा वो सुना तुमने। बाहर जाकर कपड़े पहन लेना। इतना कहकर राघव उस कमरे से चला गया। 429 तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रघुवंशी मैंशन। सुबह के 10 बजे बज गए थे। देव अभी सो रहा था, इसमें दो राय नहीं थी कि देव सरगम के साथ पूरी नींद लेता था। थोड़ी देर बाद देव की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी तो उसने अपने कानों में किसी के सुबकने की आवाज सुनी। देव ने जैसे तैसे अपनी आंखें खोली तो बेड पर कोई नहीं था। देव ने कमरे में नजर घुमाई तो सोफे पर सरगम बैठकर रो रही थी। देव की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे कल रात की बात याद आई। देव ने अपने सिर को खुजाकर खुद से कहा, अंडस्को यार, ये कल रात की बात को लेकर अबू भी रो रही है। देव बेड से खड़ा हुआ और सरगम के पास जाकर बोला, अंडस्को अब क्यों रो रही हो, रात गई बात गई। ये सुनते ही सरगम और ज्यादा रोने लगी। देव अब इरिटेट हो गया। वो बोला, अंडस्को क्यों इतना रो रही हो? बस यही कहा ना कि रघुवंशी फैमिली की बहुएं इस तरह क्लब में रात को नहीं जाती। इस पर सरगम और ज्यादा जोर से रोने लगी। वही कृष और युग दोनों ही कमरे के बाहर गेट पर खड़े हुए अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। कृष बोला, अंडस्को युग यार, कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? युग ने कहा, अंडस्को अरे उसी की बीवी है, उसी का पति है, उनके बीच कुछ भी ज्यादा या कम नहीं है। जो हो रहा है सही है। ऐसे ही देव सरगम को अपनाएगा और संजना का पीछा छोड़ देगा, वरना संजना जैसी चतुर नार देव जैसी बड़ी मछली को हाथ से नहीं जाने देगी। वही देव हैरानी से सरगम को देख रहा था। देव ने एक बार फिर कहा, अंडस्को सरगम इतना क्यों रो रही हो? अच्छा चलो मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई। बस तुम ऐसे आधे अधूरे कपड़े पहनकर क्लब मत जाना। देखो अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो घर में बहुत बेइज्जती होगी, प्लीज मान लो ना। सरगम देव की बात सुनकर और ज्यादा रोने लगी। अब तो देव ने अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाकर गुस्से में कहा, अंडस्को क्यों रो रही हो? जैसे ही देव चिल्लाया वैसे ही सरगम एकदम से चुप हो गई। देव सरगम को गुस्से में देख रहा था और सरगम देव को रोनी सी सूरत बनाकर देख रही थी। सरगम फिर रोते हुए बोली, अंडस्को एक तो तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, ऊपर से मुझ पर चिल्ला भी रहे हो। देव की बोएं तन गई। देव ने सरगम के सामने जाकर हैरानी से पूछा, अंडस्को क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। अरे एक तो मैंने तुमसे शादी करके तुम्हें उस दलदल से निकाला, तुम्हारी बहन को कॉलेज में एडमिशन दिलाया और तो और मेरी वजह से ही तुम उस बंगले में लड़कियों के लिए फ्यूचर प्लान कर रही हो और तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। सरगम जब मैं तुमसे मिला था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बहुत अच्छी लड़की से मिला हूँ, लेकिन तुम्हारे तो दिन पर दिन अलग ही रूप निकल कर आ रहे हैं। सरगम रोते हुए बोली, अंडस्को तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। देव बोला, अंडस्को क्या याद नहीं है मुझे? सरगम और ज्यादा रोने लगी। वैसे सरगम अच्छी एक्टिंग कर रही थी। सरगम रोते रोते बोली, अंडस्को देव तुम्हें कुछ भी याद नहीं, कल तुमने मेरे साथ क्या किया? देव की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने सबसे पहले अपने कपड़े चेक किए और फिर बेड की तरफ देखा। उस कमरे का नजारा देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि उसके और सरगम के बीच कुछ भी हुआ है, लेकिन देव की दिल की धड़कन बढ़ गई क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वो कल रात नशे में था। देव ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, अंडस्को क्या किया मैंने? सरगम और जोर से रोने लगी और फिर रोते रोते बोली, अंडस्को कल रात तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं बर्बाद हो गई, लुट गई। इतना कहकर सरगम अपने सीने पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। वही देव उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सरगम जो बोल नहीं रही थी देव समझ रहा था। देव ने सरगम के दोनों बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए गुस्से में बोला, अंडस्को क्या कह रही हो तुम? जानती भी हो तुम? सरगम ने रोते रोते हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, अंडस्को हाँ जो तुम समझ रहे हो वो सच है। कल रात तुम होश में नहीं थे और तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना कहकर सरगम और ज्यादा रोने लगी और देव का चेहरा गिल्ट से भर गया। देव ने सरगम को छोड़ दिया और सोफे पर कर पकड़ कर बैठ गया।
सरगम, युग और कृष को तो अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटा सा मजाक देव के दिमाग पर क्या असर डालेगा। कुछ देर तक सरगम ऐसे ही सुबकती रही और देव चुपचाप सोफे पर बैठा रहा। अचानक ही देव ने एक गहरी सांस ली और सरगम को देखकर बोला, अंडरस्को सरगम, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं नशे में तुम्हारे साथ ये सब कर दूंगा, मुझे सच में अपने ऊपर पछतावा है। कहते हुए देव की आंखें हल्की सी नम हो गई और सरगम देव की आंखों में हैरानी से देखने लगी। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि देव इस बात को इतना गिल्ट में ले लेगा, जबकि देव जैसे लड़के तो आए दिन एक से एक खूबसूरत लड़कियों से टकराते हैं, लेकिन देव सच में उन लड़कों से अलग था। उसे सच में गिल्ट हो रहा था कि उसने नशे की हालत में सरगम के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया। सरगम अपने ही ख्यालों में थी और देव की आंखों में देख रही थी और देव इस वक्त भरे गले से बोला, अंडरस्को सरगम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना सब कुछ कर दूंगा। यकीन मानो मैंने तो कभी सपने में भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की नहीं सोची, लेकिन पता नहीं कल रात कैसे हो गया। सरगम को अब महसूस होने लगा कि उसने ये मजाक करके देव को कितना हर्ट कर दिया। उसे लगने लगा कि उसे कृष और युग की बातों में नहीं आना चाहिए था। सरगम ने शर्मिंदगी के साथ देव के दोनों गालों पर हाथ रखा और जैसे ही बोलने को हुई वैसे ही कृष और युग दोनों ही कमरे में आ गए। दोनों ने जानबूझकर अपने हाथों को आंखों पर रख लिया और जानबूझकर अंदर आते हुए बोले, अंडरस्को सॉरी, हमने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। देव ने अपनी आंखों में आए हुए आंसू को साफ किया और अपने इमोशंस कंट्रोल करके बोला, अंडरस्को ज्यादा स्मार्ट मत बनो, हाथ हटाओ। दोनों ने अपना हाथ हटा दिया और सरगम को देखकर आंखें दिखाने लगे, जैसे कहना चाहते हो सच बताने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सरगम भी दोनों को गुस्से में देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो सच बताने दो। कृष ने भी अपनी आंखें छोटी की और सरगम को देखकर मन ही मन बोला, अंडरस्को गिल्ट होगा तभी तो तुमसे प्यार करेगा, पागल लड़की, क्यों हमारे किए कराए पर पानी फेर रही हो। सरगम भी गुस्से में कृष को ही देख रही थी। तभी देव बोला, अंडरस्को मैं पूछ सकता हूँ कि तुम दोनों सुबह सुबह हमारे कमरे में क्यों आ गए? इतने बड़े मेंशन में तुम दोनों को क्या हमारा ही कमरा मिलता है? जब देखो हमारे कमरे के आसपास मच्छरों की तरह घूमते रहोगे। युग बोला, अंडरस्को खुशी से नहीं आया, टाइम देखा 11 बजे बजने वाले हैं। बड़ी माँ कब से तुम दोनों को बुला रही है, लेकिन तुम दोनों तो रोमांस करने में इतना बिजी हो कि तुम्हें आवाज ही सुनाई नहीं दी। देव ने सरगम को देखा और सरगम ने अपनी आंखें झुका दी। वॉशरूम की तरफ जाता हुआ बोला, अंडरस्को बड़ी माँ से कहो मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला। सरगम गुस्से में कृष और युग को देखने लगी। इस बार उसकी आंखों में सच में पानी आ गया। सरगम दोनों को देखकर बोली, अंडरस्को बहुत हुआ, ये कोई तरीका नहीं है। देव इस वक्त बहुत गिल्ट में है, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती, मैं उन्हें सच बता दूंगी। कृष बोला, अंडरस्को पागल तो नहीं हो गई? तुम क्या चाहती हो संजना हमेशा के लिए रघुवंशी फैमिली में आ जाए और तुम हमेशा के लिए इस फैमिली से चली जाओ? पागल लड़की, थोड़ा बहुत तो दर्द होगा ही ना, तभी तो उसे अकल आएगी। तुम क्या चाहती हो कि सब कुछ हंसी खुशी निपट जाए? ऐसा नहीं होता, वो गिल्ट में होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तुम्हें मान ही चुका है, उसे तुम्हारी फिक्र होने लगेगी और फिक्र प्यार में बदल जाएगी। ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, हर काम धीरे धीरे होगा और अगर तुमने उसे सच बता दिया तो वो तुमसे नफरत करने लगेगा। सरगम मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को लेकिन मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। आप जानते हो कृष भैया, उनकी आंखों में पानी आ गया था। युग ताली बजाकर बोला, अंडरस्को तो ये तो अच्छी बात है ना, तुमने देव का शराफत वाला चेहरा देख लिया। अब पता चला हमारा देव कितना शरीफ है। वैसे हम सारे भाई शरीफ हैं। कृष ने हैरानी से युग को ऊपर से नीचे तक देखा और तभी युग ने कृष को आंख मारकर कहा, अंडरस्को हाँ भाई, मैं भी शरीफ हूँ। नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड, बार बार चिढ़ाना बंद करो, सच कह रहा हूँ नहीं है गर्लफ्रेंड। आखिरकार कृष और युग दोनों ने सरगम को सच बताने से रोक लिया। सरगम को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन युग और कृष दोनों ने उसे मना लिया था। वहीं दूसरी तरफ देव शौवा के नीचे खड़ा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। कल रात जो कुछ भी हुआ उसे याद करने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन उसे अच्छे से याद था कि वो सरगम को क्लब से घर लेकर आया। फिर अपने भाइयों के पास बैठकर उसने एक बियर पी और फिर वो सरगम के पास कमरे में आ गया। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद ही नहीं था, याद होता भी कैसे, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद देव कमरे में टावल लपेट कर आया। उसने सरगम को देखा जो देव को ही देख रही थी। देव ने एक नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडस्को, देखो जो हो गया सो हो गया, मैं उसे ठीक नहीं कर सकता, पर यकीन मानो मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब ऐसे खड़ी मत रहो, मैं पहले ही बहुत गिल्ट में हूँ। जाओ, जाकर तुम भी फ्रेश हो जाओ, साथ में नाश्ता करते हैं। सरगम ने हमें गर्दन हिलाए और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों ही नाश्ता करने नीचे पहुंचे। सब नाश्ता कर चुके थे, बस देव, सरगम, अभिमान और आराध्या नाश्ता कर रहे थे और हीर उन्हें नाश्ता करवा रही थी। हीर ने आराध्या की प्लेट में पराठा परोसते हुए कहा, अंडस्को, सब ठीक हो जाएगा आराध्या बच्चे, ऐसे रोकर अपनी तबीयत खराब मत करो। और आराध्या ने हमें गर्दन हिला दी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। वो आंसू सिर्फ एक वजह के नहीं थे, उन आंसुओं की बहुत सारी वजह थी। आराध्या ने एक बार अभिमान को देखा और फिर नाश्ता करने लगे। फिर हीर देव को पराठा परोसते हुए बोली, अंडस्को, अब तुम भी नाश्ता करके जल्दी ऑफिस चले जाओ। तुम्हारे बड़े पापा कह रहे थे कि आज देव को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। देव ने हीर की तरफ देखा और हीर हैरानी से देव को देखने लगी। हीर ने देव के गाल पर हाथ लगाकर कहा, अंडस्को, क्या हुआ बच्चे, तू परेशान है? देव ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, बड़ी माँ आज ऑफिस जाने का मन नहीं है, अब बड़े पापा से कह दो ना कि देव नहीं आएगा। हीर ने सरगम को देखा तो सरगम ने नजरें झुका ली। हीर ने देव के माथे को चूमकर कहा, अंडस्को, अच्छा ठीक है, अगर ऑफिस जाने का मन नहीं है तो मत जाओ, अच्छे से नाश्ता कर लो और जाकर आराम कर लो। देव ने हमें गर्दन हिलाए और नाश्ता करने लगा और थोड़ी देर बाद उठकर स्टडी रूम की ओर चला गया। उसके जाते ही हीर ने सरगम से पूछा, अंडस्को, तुम्हारे और देव के बीच लड़ाई हुई है? सरगम ने नामे ही गर्दन हिला दी। हीर ने सरगम के पास बैठते हुए कहा, अंडस्को, देखो सरगम, देव बहुत अच्छा है और कुछ मामलों में बहुत ज्यादा शरीफ। देव इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि वो शरीफ है, बल्कि उसे लगता है कि उससे ज्यादा बदमाश दुनिया में लड़का नहीं है, इसीलिए वो हमारे सामने अकड़ कर रहता है। लेकिन सच बताऊं तो वो बिल्कुल दिव्यांश भैया की परछाई है। अगर तुम्हारे और देव के बीच कुछ मन मुटाव भी हैं, तो तुम दोनों को सुलझा लेने चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा कपल नहीं जिसके बीच लड़ाइयां नहीं होती हो, लेकिन देव को मैं ऐसे नहीं देख सकती। तुमने देखा ना देव का चेहरा कितना मुरझा गया। सरगम को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो युग और कृष की बातों में आ रही है, लेकिन अब तो उसने ओखली में सिर दे दिया था, अब तो वो अपनी बात से पलट नहीं सकती थी। सरगम अपने ही ख्यालों में थी, तभी हीर ने फिर कहा, अंडस्को, क्या हुआ है मुझे बताओ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। अगर देव की गलती है तो भी बता दो, मैं देव को भी डांट दूंगी, लेकिन मैं तुम दोनों को ऐसे उदास नहीं देख सकती। अभी अभी तो तुम दोनों की शादी हुई है और तुम दोनों ऐसे उदास रहने लगे। 430 सरगम और देव की नजदीकियां। सरगम को समझ नहीं आ रहा था वो हीर को कैसे समझाएं। फिर उसने जैसे तैसे खुद को तैयार किया और हीर को देखकर बोली, अंडस्को, बड़ी माँ परेशान मत होइए, मुझे पता है देव का मूड क्यों खराब है, मैं उनका मूड ठीक कर दूंगी। इतना कहकर सरगम खड़ी हुई और स्टडी रूम की ओर जाने लगी और तभी हीर ने पीछे से कहा, अंडस्को, सरगम जो भी करोगी ठंडे दिमाग से और प्यार से करना। जो काम प्यार से हो सकता है वो गुस्से से नहीं होता। सरगम ने पलटकर हीर को देखा और हीर ने हमें गर्दन हिला दी। अभिमान और आराध्या दोनों ही ये सब देख रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तभी अभिमान का फोन वाइब्रेट हुआ। अभिमान ने फोन रिसीव किया तो वो शिवाय का कॉल था। शिवाय फोन पर बोला, अंडस्को, अनिरुद्ध को होश आ गया है, वो आराध्या के बारे में पूछ रहा है। अब चुपचाप आराध्या को लेकर आ जाओ और कोशिश करना कि तुम अनिरुद्ध के सामने न जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी वजह से वो लड़का हॉस्पिटल में पहुंच गया। अभिमान ने भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडस्को, पापा आपको ऐसा क्यों लगता है?
कि इन दोनों भाई बहनों की लाइफ में जो भी कुछ होता है वो मेरी वजह से होता है। शिवाय बोला, मैं फ़ोन पर तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने मेरे सवालों का जवाब अभी तक नहीं दिया। अभिमान ने भी अपना गुस्सा कंट्रोल किया, डाइनिंग टेबल से उठकर गार्डन में चला गया और फिर गुस्से में बोला, कौन से सवालों का जवाब नहीं दिया? आपने कहा कि आराध्या को शादी के लिए मना लो। मैंने आराध्या को शादी के लिए मना लिया, अब आपके कौन से सवाल रह गए? अभिमान की बात सुनकर शिवाय भी गुस्से में बोला, यही कि तुमने ऐसा अनिरुद्ध से क्या कह दिया कि वो नशे में धूत होकर सड़क पर चले जा रहा था, तुम्हारी वजह से गाड़ी ने उसे हिट किया, उसके पैर में चोट लग गई। अभिमान ने एक बार फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, पापा मुझे नहीं पता था कि अनिरुद्ध इतना कमजोर है कि कोई उसे कुछ कह देगा तो वो बोतल लेकर सड़क पर निकल जाएगा। शिवाय समझ गया था कि अभिमान ऐसे नहीं मानेगा। अभी तक अभिमान को सही और गलत का फर्क नहीं पता। अभी तक अभिमान को यही लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। अभी तक उसे अपने किए पर पछतावा नहीं है। शिवाय ने बातों को ना बढ़ाते हुए कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुम आराध्या को लेकर अस्पताल आओ और कोशिश करना कि आराध्या ठीक से खाना खा ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिमान ने भी गुस्से में फोन कट कर दिया और फिर अंदर जाकर आराध्या को देखकर बोला, चलो। अनिरुद्ध को होश आ गया। अभिमान आराध्या को लेकर रघुवंशी मैंशन से निकल गया। सरगम जब स्टडी रूम में पहुंची तो देव आंखें बंद किए हुए चेयर पर बैठा हुआ था। सरगम को इस वक्त देव पर बहुत प्यार आ रहा था, युग और कृष पर गुस्सा, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती थी। सरगम धीरे धीरे देव के पास आई। देव ने बिना आंखें खोले कहा, सरगम प्लीज चली जाओ, मैं पहले ही अपने किए पर पछता रहा हूँ। अगर तुम मेरे आसपास रही तो मैं और गिल्ट से मर जाऊंगा। सरगम ने देव का हाथ पकड़ लिया और फिर उसका हाथ अपने गाल पर लगाया। देव ने आंख खोलकर सरगम को देखा तो सरगम ने देव की हथेली पर किस करके कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, अब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये क्या बात हुई कि आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे? ऑफिस चले जाओ, वहां जाकर तुम्हारा ध्यान बट जाएगा। देव ने अपनी बाहें सरगम की कमर पर लपेट दी और अपना चेहरा सरगम के पेट पर रखकर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी सरगम, मैं सच कहता हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। सरगम ने देव के बालों को सहलाते हुए कहा, मैं जानती हूँ, बार बार माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। देव ने अपना चेहरा हटाकर सरगम को देखा तो सरगम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। देव ने पास रखे हुई चेयर खींची और सरगम को उस पर बैठा दिया और सरगम भी चेयर पर बैठकर देव को देखने लगी। देव ने सरगम के हाथ पकड़कर कहा, मैंने कल रात तुम्हें बहुत परेशान किया। सरगम ने नामे गर्दन हिला दी। देव पूछना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी सरगम की ओर देखकर शर्मिंदगी के साथ बोला, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? सरगम ने देव के मासूम से चेहरे को देखकर नामे गर्दन हिला दी। देव ने एक बार फिर सरगम को गले लगा लिया और फिर से माफी मांगता हुआ बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी। सरगम ने देव की कमर को रब करते हुए कहा, बस अब बार बार सॉरी बोलकर मुझे शर्मिंदगी महसूस मत करवाओ, चलो ऑफिस चले जाओ। देव अभी भी सरगम से दूर नहीं हुआ और आंखें बंद किए हुए ही बोला, मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है। सरगम बोली, तो फिर मेरे साथ चलो। देव अब सरगम से दूर होकर बोला, तुम्हारे साथ कहाँ चलूं? सरगम बोली, अरे भूल गए, मेरा छोटा सा अनाथ आश्रम है जहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं। देव सरगम के गाल पर हाथ लगाकर बोला, तुम चली जाओ, मेरा सच में कहीं जाने का मन नहीं है। सरगम खड़ी हुई, उसने देव की बाजू पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, चलो, अगर वहां चलोगे तो तुम्हारा ध्यान बट जाएगा, और रही बात कल रात की बात, तो मैं कल रात जो कुछ हुआ वो भूल गई, तुम भी भूल जाओ। देव ने सरगम को देखकर कहा, तुम बहुत अच्छी हो। सरगम ने हमें गर्दन हिला दी और देव की बाजू पकड़कर स्टडी रूम से बाहर ले आई। सरगम देव को बाहर ले जा रही थी और हीर सरगम देव को जाते हुए देख रही थी।
सरगम ने एक बार पलटकर हीर को देखा और हीर ने दोनों की बलाएं ले ली और फिर सरगम मुस्कुराकर देव को लेकर वहां से चली गई। अगले 1 घंटे में अनिरुद्ध हॉस्पिटल के बेड पर बैठा हुआ था। उसके पैर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके पास आराध्या बैठी हुई रो रही थी। अनिरुद्ध ने आराध्या के गाल पर आए आंसुओं को साफ करते हुए कहा, अंडस्को, बच्चा पागल तो नहीं हो गई? इतना क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ, ये बात अलग है कि ठीक होने में 15-16 दिन लगेंगे, लेकिन तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं मर गया। ये सुनते ही आराध्या ने बिना सोचे समझे अनिरुद्ध के सीने पर एक पंच मारा और अनिरुद्ध को हंसी आ गई। फिर वो थोड़ा सा अपनी हंसी कंट्रोल करके सीरियस होकर बोला, अंडस्को, हुआ क्या है आराध्या? इतना क्यों रो रही हो? मैं ठीक हूँ। आराध्या अपने आंसू पोंछकर बोली, अंडस्को, मुझे आपसे बात करनी है भाई। अनिरुद्ध ने शिवाय और आर्या को दिखा और फिर आराध्या को देखकर बोला, अंडस्को, क्या बात करनी है, बोलो। आराध्या बोली, अंडस्को, आप गुस्सा तो नहीं करोगे? अनिरुद्ध ने आराध्या के बालों पर हाथ फेर कर कहा, अंडस्को, भला मैं अपने बच्चे से गुस्सा क्यों करूंगा? तू मुझे बता क्या हुआ, क्या कहना चाहती हो? आराध्या अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके बोली, अंडस्को, मुझे अभिमान से शादी करनी है। ये सुनते ही अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। शिवाय आर्या भी एक दूसरे को देखने लगे। वही कमरे के बाहर खड़े हुआ अभिमान ने भी आराध्या की बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अनिरुद्ध हल्के गुस्से में बोला, अंडस्को, आराध्या सच सच बोलो, क्या बात है? आराध्या बोली, अंडस्को, सच ही तो बताया है। अभिमान ने मुझे प्रपोज किया और मुझे लगता है कि मुझे ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अनिरुद्ध गुस्से में बोला, अंडस्को, तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? अभिमान तुम्हारे लायक नहीं है। तुम अच्छे से जानती हो कितना बिगड़ा हुआ है और बदतमीज है। भूल गई उसने पार्टी की रात कैसे हमें बेइज्जत किया था। इतना कहकर अनिरुद्ध ने शिवाय और आर्या को देखा जो शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़े हुए थे। अनिरुद्ध ने फिर अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा, अंडस्को, आराध्या अंकल आंटी ने तुझे फोर्स किया हो तो मुझे बता। माना कि अंकल आंटी का हमारे पर बहुत एहसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जान को उनके नालायक बेटे के हाथ में दे दूं। अगर मेरा इलाज इनके पैसों से हुआ है तो तू बता दे, मैं काम करके उनके पैसे उन्हें लौटा दूंगा, लेकिन ऐसे अभिमान से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। आराध्या रोने लगी। उसने अपना सिर अनिरुद्ध की गोद में रख दिया और अनिरुद्ध अपनी बहन के बालों को सहलाने लगा। इतना तो अनिरुद्ध भी समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, जिस वजह से आराध्या एक ही रात में अभिमान से शादी करने के लिए मान गई। लेकिन इस बात का पता लगाना घास में सुई ढूंढने के बराबर था। अनिरुद्ध अपनी बहन को जानता था, वो कभी उसे सच नहीं बताती। शिवाय और आर्या भी अनिरुद्ध को सच नहीं बताते। अनिरुद्ध ने एक बार फिर आराध्या को चुप करवाते हुए कहा, अंडस्को, हुआ क्या है आराध्या? मुझे बता तो सही, तेरा भाई अभी जिंदा है, अपनी जिंदगी खराब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आराध्या तो बस अनिरुद्ध की गोद में सिर रखकर रोए जा रही थी। अनिरुद्ध ने फिर शिवाय को देखकर कहा, अंडस्को, अंकल, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, हम दोनों भाई बहन को अकेला छोड़ दीजिए। अभिमान को लगता है कि हमने उससे आपको चुरा लिया, लेकिन सच तो ये है कि हम दोनों भाई बहनों के ऊपर ना बाप का साया है ना माँ का। जो कुछ भी हमारे पास है वो आपका और आंटी का दिया हुआ है। मैं इस बात का एहसान मानता हूँ कि आपने हम दोनों भाई बहनों को इस लायक बनाया कि हम इस दुनिया में सिर उठाकर जी सके, लेकिन प्लीज एहसान का बदला हम ऐसे नहीं चुका सकते कि मैं अपनी बहन की शादी आपके बेटे से कर दूं। आप चाहे तो मुझसे मेरी जान मांग लीजिए, लेकिन मैं अपनी बहन को नहीं दूंगा। शिवाय कुछ नहीं बोला, लेकिन आर्या ने कहा, अंडस्को, अनिरुद्ध, क्या तुम्हें अपने अंकल आंटी पर यकीन नहीं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बहन को हम बेटी बनाकर रखेंगे? अनिरुद्ध आर्या को जवाब देता हुआ बोला, अंडस्को, आंटी आप पर तो पूरा यकीन है, इनफैक्ट पूरी रघुवंशी फैमिली पर। मुझे यकीन है कि वो मेरी बहन को सिर आंखों पर बैठा कर रखेगी, लेकिन अभिमान का क्या? वो तो मुझे मेरी बहन को देखकर खुश भी नहीं है और आप चाहती हैं कि अभिमान और आराध्या की शादी हो जाए। क्या आपको लगता है कि ये रिश्ता टिकेगा? और चलिए मान भी लेते हैं कि टिक जाएगा, तो क्या ये रिश्ता आगे तक जाएगा?
1 साल बाद 2 साल बाद अभिमान को महसूस होगा कि उसने अपने स्टैंडर्ड से कम लड़की से शादी कर ली और फिर वो मेरी बहन को छोड़ देगा, तब क्या होगा? क्या आप गारंटी लेते हैं कि अभिमान मेरी बहन को खुश रखेगा? शिवाय और आर्या एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दोनों के पास ही अनिरुद्ध के सवालों का जवाब नहीं था। शिवाय ने अभिमान को शादी करने के लिए मजबूर तो कर लिया था, लेकिन किसी से प्यार करने पर कैसे मजबूर करता? अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं अंकल आंटी, में हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं अपनी बहन की शादी अभिमान से नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। वही बाहर खड़े अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शादी तो वो भी आराध्या से नहीं करना चाहता था और उसे लगा शायद अब अनिरुद्ध ये शादी होने ही नहीं देगा। शिवाय ने अनिरुद्ध को समझाते हुए कहा, अंडरस्को, अनिरुद्ध, अगर मैंने आराध्या और अभिमान की शादी करने का फैसला लिया है तो कुछ सोच कर ही लिया होगा। देखा, मेरा बेटा इतना बुरा भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ उसमें थोड़ा घमंड है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आराध्या को खुश नहीं रखेगा। मेरा दिल कहता है कि वो आराध्या को खुश रखेगा। अनिरुद्ध ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्को, अंकल, मैं आपके दिल को रखने के लिए अपनी बहन की जिंदगी से रिस्क तो नहीं ले सकता। आप भी अपने बेटे को जानते हैं और मैं भी। हम दोनों को ही पता है कि अभिमान आराध्या से प्यार नहीं करता और जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ शादियाँ नहीं टिकती। अब शिवाय और आर्या के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। शिवाय आर्या ने अनिरुद्ध को देखा, फिर शिवाय बोला, अंडरस्को, अच्छा ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम अभी आराम करो। इतना कहकर शिवाय कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर जाकर उसने अभिमान को देखा, जो मुस्कुराकर शिवाय को देख रहा था। शिवाय को अभिमान को मुस्कुराते देखकर गुस्सा आ गया। फिर उसने हाथ बांधकर कहा, अंडरस्को, अब जाकर अपने साले को भी मनाओ कि वो शादी के लिए हाँ कर दे। ये सुनते ही अभिमान की आंखें बाहर आ गई। शिवाय गुस्से में बोला, अंडरस्को, क्या हुआ? अब हंसी नहीं आ रही? अब तुम्हारे होठों के कोने मूड नहीं रहे? अब तुम्हारे दांत नहीं दिख रहे? अभिमान तो हैरानी से अपने पापा को देख रहा था। बेचारा अभिमान, शिवाय ने उसे एक बार फिर फंसा दिया था।